हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फ़खर दुरानी। आज के टॉक शॉक में बात करेंगे पाकिस्तान की सालसी में होने वाले अमेरिका ईरान मुआहदे की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में। देखेंगे कि क्या ये मुआहदा बरकरार है या ये एक नए बहरान का पेश खैमा बनने जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू उसकी हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। क्या मामला है और ये हुकूमत क्यों ख़त्म होने जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर हम आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल का जायज़ा भी लेंगे। आइए इन तमाम इशूज़ पर बात करते हैं। जी शाह जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? फ़खर मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्या नई ताज़ी है? नई ताज़ी तो शाह जी फिर एक बार जो है वो गर्मी की जो वेव है वो शुरू हो चुकी है, और उसी के साथ ही जो जंग की एक वो तपिश है ना, वो भी ये पूरा ख़ित्ता अब फील कर रहा है। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने बड़ी तनदही से ये जो मीडिएशन का किरदार अदा किया था, फिर हमने देखा है कि अभी एक हफ़्ता भी नहीं गुजरा था इस इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, और वायलेशन शुरू हो गई। मुझे ये बताएं कि क्या ये पाकिस्तान का जो मीडिएशन का किरदार है वो जारी रहेगा? क्या पाकिस्तान दोबारा जंग बंदी के लिए कोशिशें करेगा या नहीं करेगा? और वो इस्लामाबाद MOU का क्या फ्यूचर है? क्या वो ख़त्म हो गया है या वो अभी इन प्लेस है? फ़खर, जो पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़ है ना, वो आपको पता वज़ारत ख़ारजा देती है। कुछ ऑफिशियल बातें मैं आपको बताता हूँ और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें अदरवाइज़ वज़ारत ख़ारजा में हम जाते हैं तो पता लगती हैं, तो वो भी आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो तर्जमान दफ्तर ख़ारजा की ताहिर हुसैन इंदराबी, आज उनकी प्रेस ब्रीफिंग थी और मैं भी था उसमें। वहाँ पे बड़े सवाल जवाब हुए और ये सवाल जवाब भी हुआ। तो तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि देखिए, हम सालसी से दस्तबरदार नहीं हुए। अच्छा। हमारा जो फ्री कैन है उनसे राब्ता है, और अभी 10 जुलाई को कतर से बात हुई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की। फिर ईरान के जो सदर है मसूद पेज़ेश्कियान, उनसे बात हुई है और हम फ्री कैन से राब्ते में हैं। एक बात तो ये। जो दूसरी उन्होंने टेक्निकल बात की, उन्होंने कहा जी ये जो अमन का अमल है उसको चैलेंजेस का सामना ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम अपनी एफ़र्ट्स जारी रखे हुए हैं, और जो ही जो फ्री कैन है ये तनाव कम करने पर राज़ी होंगे तो जो टेम्पलेट है ना, या खाका कह लीजिए, जिसके ऊपर बातचीत होनी है, वो यही इस्लामाबाद MOU है। तो इस्लामाबाद MOU ना तो ख़त्म हुआ है और ना ही गैर मौसर हुआ है। तो पाकिस्तान जो है ना अपनी एफ़र्ट्स जारी रख रहा है, लेकिन अभी ना पाकिस्तान के लिए भी एक फ़खर मुश्किल भी है, और ये मुश्किल डे 1 से है। अभी ज़्यादा इसलिए है कि फ्री कैन जो है इस्लामाबाद MOU के तहत एक दूसरे के साथ जो की गई कमिटमेंट्स हैं उन पर अमल दरामद नहीं कर रहे। एफ़र्ट्स जो इस्लामाबाद पुट ऑन कर रहा है पूरी अपनी डिप्लोमेसी को स्टेक पर लगाकर ईरान के लिए कि इस खिते में अमन हो। चैलेंज पाकिस्तान को ये है फ़खर कि अगर ये मामला आगे बढ़ता है और खलीज में मौजूद तमाम जो अरब ममालिक हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान किसके साथ खड़ा होगा? ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो खड़ा होगा सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है ना। तो मुझे डर इस बात का है कि कहीं पॉइंट उस तक ना चली जाए कि पाकिस्तान भी ईरान के साथ पाकिस्तान उस सफ़ में ना खड़ा हो जाए जो ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो ना हो। अच्छा, वो वहाँ पर हम खड़े हों या ना हों, एक बात तो तय हो गई ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया। ट्रंप ने भी अनाउंस कर दिया कि जी मैं उसका नाका कर रहा हूँ, नाका लगा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि दोबारा पेट्रोल की कीमतें ऊपर चली जाएंगी, और पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाएंगी तो फिर हमारा क्या बनेगा? हमारे तो आगे ही हालात पतले हैं। तो बड़ी एक वोलेटाइल किस्म की, वेरी 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 वोलेटाइल। शाह जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला है, इस पे अगर आप देखें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हैं, ये शुरू कहाँ से हुआ MOU के बाद का। तो कुछ कार्गो शिप्स थे जो जिसके ऊपर ईरान की तरफ से जो पासदारान इनकलाब हैं उन्होंने अटैक किया, उसके बाद फिर अमेरिका ने वो किया। तो अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट में देखा जाए तो ईरान ने इसमें जो है वायलेशन के हवाले से। एक मिनट यहाँ पे ठहर जाए। देखिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये है कि
आपकी बात को मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं ताकि सी बात रुस जाए। देखिए, जो पहले से चीज़ें तय ये हुई थी कि जो ईरान के पास रूट है ना, उससे जो भी जहाज़ गुजरेगा वो अपनी आइडेंटिफिकेशन करवाएगा कि मैं फ़लाँ मुल्क का जहाज़ हूँ, मेरे पास ये कंटेनर है। ये जो 3 जहाज़ों के 3 जहाज़ हैं बेसिकली वो, जिनके ऊपर एतराज़ आया, इन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं करवाई। उसके ऊपर ईरान ने कार्रवाई की, क्योंकि ये बात तो तय थी कि अगर ट्रैफिक सार्जेंट के साथ आपके अमूर तय हैं तो ट्रैफिक सार्जेंट की बात माननी पड़ती है। फिर अगली बात करें। तो उसके बाद ये जो सिलसिला शुरू हुआ, उसमें मेरा ख़्याल है कि वही बात आपकी जो पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल इस टाइम है ना, वो यही है कि अगर दूसरी तरफ से ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो यमन में हौसीज़ हैं, वो उन्होंने शुरुआत कुछ हमने देखा भी है कि हौसीज़ की तरफ से भी की गई, फिर सऊदी अरब ने भी जो है वो उसकी जवाबी कार्रवाई जो सिना के एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत, वो जैसे कहते हैं ना, डबल एज स्वॉर्ड वाली बात है, दो धारी तलवार वाली है कि पाकिस्तान एक तरफ जो ईरान के साथ जो है वो एक नज़रियाती तौर के ऊपर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है जो अहले तशय्युअ की है, जी हाँ, उन ईरान के ख़िलाफ़ खड़ा होता है, तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर इंटरनल जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ये पेट्रोल और उसको एक साइड पे भी रखें। दूसरी तरफ जो सऊदी अरब, जिसका एक टाइम एंड टेस्टेड जो है वो पाकिस्तान के साथ एक रिलेशन रहा है, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की जो है वो मदद, चाहे वो सिफारती महाज के ऊपर हो या फिर उसके साथ साथ इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर हो, वो उसकी तरफ है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये मेरा ख़्याल है किसी भी ऐसे शायद मुल्क की सिचुएशन नहीं होगी जो पाकिस्तान की है। तो इस वजह से मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के पास और कोई चारा भी नहीं है कि मीडिएशन की भरपूर दोबारा से कोशिश करे। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ ईरान के हवाले से, पासदारान इनकलाब के हवाले से, जो पॉलिटिकल उनकी लीडरशिप है ना, बज़ाहिर ये लगता है, जिस तरह अभी पिछले हफ्ते ख़बरें अमरीकी मीडिया की तरफ से भी ये चल रही थी कि जो अब्बास इराक़ची ने कतरी प्राइम मिनिस्टर को पैगाम भेजा था कि कुछ डिस्ग्रंटल्ड या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ये सारा कुछ कर रहे हैं और हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। यानी एक चीज़ तो वाज़े हो रही है कि शायद पॉलिटिकल जो उनकी लीडरशिप है उसके पास वो अख्तियारात नहीं है कि जो कमिटमेंट्स की गई थी इस इस्लामाबाद MOU में, वो उसके ऊपर पूरा जो है वो उतर सकें। तो एक चीज़ ये एक बड़ी चैलेंजिंग है, लेकिन उसके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस पूरे ख़ित्ते में हो रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद ये जो जंग है ना वो बढ़े ना, वो है इसराइल। इसराइल इस पूरे जो मुद्दा है उसका की प्लेयर है, जिसने ये जंग शुरू करवाई, जिसने अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व कराया, ये सारे उसका जो सेंट्रल जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, वो इसराइल है। और इसराइल के अंदर एक बड़ी अहम जो है वो डेवलपमेंट होने जा रही है, वो ये है कि जो इसराइल की पार्लिमान है, जिस तरह हमारी होती है कि 5 साल की मुद्दत पूरी हो तो उसके बाद वो डिज़ोल्व हो जाती है, तो इसराइल की जो कंसेट है वो डिज़ोल्व होने जा रही है, उसकी जो मुद्दत है वो पूरी होने जा रही है 17 जुलाई को। तो उसके हवाले से उनकी जो हाउस बिज़नेस कमेटी होती है वो उसने ऑलरेडी उसकी अप्रूवल दे दी है, और उसके साथ नए जो इलेक्शंस हैं उसकी भी तारीख अनाउंस कर दी गई है। इसराइल में 27 अक्टूबर को इलेक्शंस होंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं अगले 24 से 48 घंटों में नेतन्याहू की हुकूमत ख़त्म हो रही है। नेतन्याहू जो है वो जा रहा है। अब ये जो, इसमें कोई शक नहीं कि ये इसराइल हो या इस तरह के जो ममालिक होते हैं, उनकी पॉलिसीज़, कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी हुकूमत आ जाए, ये इस हवाले से जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से या नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से पॉलिसीज़ हमेशा एक ही रहती हैं, वो कोई भी हुकूमत आ जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो नेतन्याहू है वो एक बड़ा ही इस पूरी जंग के हवाले से अहम किरदार है, जिसने ये शुरू कराई थी ये जंग। और अब भी जो इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और जो हो रही हैं, वहाँ पे इलेक्शंस की डेट अनाउंस होने के बाद ना, जो मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर अपने जो इलेक्शन के हवाले से जिस तरह मुहिम होती है ना, जो पैगामात मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वो नशर करना शुरू कर दिए हैं। यानी वहाँ पे एक बाकायदा इलेक्शन की जो कैंपेन है, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने शुरू कर दिया है। नेतन्याहू जो है वो इस टाइम अभी वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहा, वो कुछ की इम्पॉर्टेंट जो है वो लेजिस्लेशन की तरफ उसने पहले वो किया है कि डिज़ोल्व होने से पहले कुछ बिल्स थे वो मंजूर करवा लिए जाएं। अब 2 बिल्स इसमें ना वो बड़े अहम है। वो इस वजह से अहम है कि वो डिसाइड करेंगे कि अगली जो हुकूमत है वो किसकी होगी। तो नेतन्याहू ये अपनी हुकूमत छोड़ने से पहले ये इंश्योर करा रहा है कि वो अगली भी जो हुकूमत है वो उसी की बने। और
उसमें जो 2 बिल्स की मैं बात कर रहा था ना, एक ये है कि वहाँ पे तौरात इनकी जो किताब है, उसकी इन्होंने जो तालीमात हैं उसको आम करने के लिए और उसके लिए कोई फंडिंग और ये सारी चीज़ें वो उसका इसने जो है वो बिल पास कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है? वहाँ पे जो अल्ट्रा जो आर्थोडॉक्स जो इनकी ज्यूज़ के वो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं जिसमें हरीदी एक वो है, तो वो उनको मनाने के लिए और जो मजहबी उनका वोट है वो उसको खुश करने के लिए, ताकि वो फिर नेक्स्ट जो भी इलेक्शंस हों उसमें दोबारा से जिस तरह अभी इसकी कोalition गवर्नमेंट है वो उस तरह कोalition गवर्नमेंट बना ले। दूसरा, वहाँ पे इसराइल में ना एक बड़ा पिछले कुछ ये जब से 2025 की जंग शुरू हुई, वहाँ पे एक डिबेट भी है और प्रोटेस्ट भी चल रहे थे। वो ये था कि जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट थी इसने एग्जेम्पशन दे दी थी जो ये अल्ट्रा आर्थोडॉक्स जो ज्यूज़ हैं, जो राइट विंग के जो वो ये समझते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मजहबी तालीमात और मजहबी उसके हवाले से यहाँ पे इसराइल में वो अपना काम करेंगे, बाकी फ़ौज में जो ड्राफ्ट होता है ना वो उसमें वो नहीं जाएंगे। अब वहाँ पे जो लिबरल और जो उनके सेंट्रिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि ये एक इन्होंने नेतन्याहू ने इनको इतनी बड़ी वो दी है कि जो इसके ड्राफ्ट में जाने या फ़ौज में एक आपको ना मैंडेटरी टाइम वहाँ पे सर्व करना होता है, तो ये सब इक्वल इनको वो करना चाहिए। ये क्या हो सकता है कि जो मजहबी तबके हैं वो फ़ौज में ना जाएं और आम जो लोग हैं वो फ़ौज में जाएं। अब उस पर फिर बिल पास हुआ था कि अगर जो फ़ौज में जाने से इनकार करेगा जो मैंडेटरी पीरियड है वो सर्व करने से, तो उसको गिरफ़्तार किया जाएगा। तो नेतन्याहू अब जाने से पहले ये दूसरा बिल ये भी पास कर रहा है कि अगर कोई मजहबी तबके से कोई इसका इनकार करता है तो वो उसकी गिरफ़्तारी नहीं होगी। यानी ये दोनों जो बिल पास करवा रहा है आखिरी दिनों में, वो इसलिए हैं कि जो मजहबी तबका है इसराइल का उसको खुश कर सके और दोबारा से इलेक्शन जो है वो उसको जीत के दोबारा कोalition गवर्नमेंट बना सके। अब ये बात करने की जो मैं ये बताना चाह रहा था कि इसराइल की जो गवर्नमेंट है वो नेतन्याहू की वो जा रही है। अब इसमें केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान मुझे नहीं लगता कि इसराइली गवर्नमेंट की तरफ से उसी तनदही से और उसी फोकस के साथ वो अमेरिका को जो है वो ईरान के साथ जंग के ऊपर वो करेंगे, कायल करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें जो जेडी वेंस है वो अब भी अपने इस जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको डिफेंड कर रहे हैं और ये समझते हैं कि ये जो मुआहदा है ये अमेरिका की बेहतरी के लिए है। तो ये चीज़ें एक चीज़ वाज़े हो रही है कि ये जो झड़पें हो रही हैं ये लिमिटेड पैमाने के ऊपर हो सकता है ये जारी रहें, लेकिन अगले चंद महीनों में ये कोई बड़ी दोबारा से फुल स्केल वॉर के हवाले से मुझे नज़र नहीं आ रहा। एक तो ये कि इसराइल के अंदर भी इलेक्शंस हो रहे हैं और अमेरिका के अंदर भी मिड टर्म इलेक्शंस हैं। दूसरी एक सूरत हाल ये हो सकती है कि ईरान जो है वो इस दोनों सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करने के लिए कि दोनों अपने अपने इलेक्शंस में वो बिज़ी हैं, तो वो अपने जो मकासद हैं, जो स्ट्रेटिजिक गोल्स हैं उसको हासिल करने के लिए यहाँ पे अरब ममालिक के अंदर जो अमरीकी बेसिस हैं उनके ऊपर अटैक करके मज़ीद दबाव दे सकता है ताकि वो ट्रंप भी इलेक्शंस वाली उससे थोड़ा सा वो प्रेशराइज़ हो के उनके मुतालबात मान ले। अदरवाइज़ अमेरिका और इसराइल की तरफ से बज़ाहिर ये लगता है कि ये फुल स्केल वॉर की तरफ जो है वो नहीं जाएंगे। यानी कि सितंबर में मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं ट्रंप के हवाले से अमेरिका के, तो वो अक्टूबर में और अक्टूबर में है जो और इसराइल उस दौरान ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद होता है, जो कि बंद हो चुका है, पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी, हमारी तो तबाही निकल जाएगी, बिल्कुल ऐसे, लेकिन इनकी भी तबाही निकल जाएगी। ऐसे ही है, बिल्कुल ये तो फिर अमेरिका और इनकी भी तबाही निकल जाएगी ना, ऐसे ही है बिल्कुल। तो खैर मुझे ये लगता है बज़ाहिर के ईरान यही इसी जो सिचुएशन है उसी को देख के ही ये सारा कुछ वो कर रहा है ताकि वो प्रेशराइज़ कर सके और जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्योंकि इसमें देखें शाह जी, ये जो इस्लामाबाद MOU था ना, इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट जो है ना वो इश्यूज़ को डिस्कस होना था। एक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो टेक्निकल कमेटीज़ में डिस्कस हो के वो 60 डेज़ में वो करना था, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का भी एक परमानेंट जो है। तो ये इस तरह जो प्रेशर बढ़ा के ईरान जो है वो अपने मुतालबात किसी हद तक जो है वो ऑलरेडी, अगर इस्लामाबाद MOU आप देखें तो उसमें ईरान को फ़ायदा ही फ़ायदा था। नहीं, ईरान तो पूरा फ़ायदे में था। लेकिन तो वैसे मैं अब आपको एक बात बताऊं, आपकी बात की मैं तस्दीक करता हूं। याद हो हमने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे भी बात की थी कि ईरान जो चाहता कि अगस्त तक ना ये नाकाबंदी जारी रहे। याद है हमने बड़ी पहले बात की थी, और वजह यह है कि सितंबर में जो है ना जिसे कहते हैं ना लास्ट
नेल इन द कॉफिन है, इन द कॉफिन वो करें। लेकिन ये नुकसानदेह होगा, नुकसान ये पूरे कोई भी खित्ते ये के करे, होगा, अमेरिका करे, obviously, ईरान करे, क्योंकि ये अरब ममालिक का भी तो नुकसान होगा। अगर उनकी जो ऑयल की वो नहीं जाएगी तो उसका मतलब है कि वो भी फिर थोड़ा सा जो है वो फ्रस्ट्रेट होंगे। तो ये खित्ते की सूरत हाल इससे ख़राब हो सकती है। हो सकता है ईरान को जो है इससे कोई फ़ायदा हो, लेकिन जो बाकी ममालिक हैं वो इससे मुकम्मल तौर के ऊपर उनको नुकसान हो रहा है और वो फिर कोई भी सूरत हाल अख्तियार हो सकती है इसमें। तो ये एक मेरा ख्याल है कि इसके हवाले से। लेकिन अब अगर हम लोकल इश्यूज़ के ऊपर बात करें, कश्मीर का जो मामला है वो उसकी क्या नई अपडेट है? क्योंकि कल तो देख रहे थे कि शायद वो उन्होंने कुछ पोस्टपोन कर दिया आगे मुजफ्फराबाद का जो लॉन्ग मार्च के हवाले से। जी फ़खर, कश्मीर में जो कमेटी थी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसको कालअदम करार दिया गया था, और ये जो कालअदम करार दिया गया था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर उन्हीं के थे, उनके नोटिफिकेशन से या उनके दौर में इस कमेटी को कालअदम करार दिया गया, दहशतगर्द करार दिया गया। लेकिन दो बड़ी डेवलपमेंट्स अहम हुई हैं। एक तो यह कि इस कमेटी के जो वहाँ पर मौजूद अहदेदार हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने मुख्तलिफ लीडर्स को खतूत लिखे। एक ख़त उन्होंने बिलावल भुट्टो को भी लिखा, और बिलावल भुट्टो ने जो उसका जवाब दिया अपनी ट्वीट में, वो सोशल मीडिया पे ही उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी एड्रेस किया टू जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कोर मेंबर्स, यानी कि बिलावल भुट्टो ने इस जमात को या इस तंजीम को कालअदम नहीं लिखा, बैंड नहीं लिखा। और फिर उन्होंने लंबी चौड़ी बात की, और फिर उन्होंने कहा जी आप पोस्टपोन करें, हम कोशिश करते हैं। बिलावल का भी मुतालबा वही था जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकाम, वफाकी वज़रा और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मुतालबा कर रही है कि जी आप कर दें। फिर एक और डेवलपमेंट हुई है कि उन्होंने एक एलामिया जारी किया है। उन्होंने कहा कि जी हमने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी ख़त लिखा था, जनरल आसिम मुनीर को भी ख़त लिखा था, और इन लाइट ऑफ दैट कि ये OPF के जो चेयरमैन हैं, कमर रज़ा गालिबन इनका नाम है, ये उनसे मिले थे, यानी कि इस कमेटी के लोगों से मिले थे। तो उसके बाद हमने ये फ़ैसला किया है कि हम एक हफ़्ता और इंतज़ार करेंगे। और याद रखें कि मौलाना फजलुर रहमान भी कह चुके हैं कि एक हफ़्ता और रखें, एक फ़िलहाल हमें ज़रा मौका दें, मतलब ये। तो एक हफ्ते के बाद तो इलेक्शंस आ जाएंगे बस। एक हफ्ते के बाद 22 तारीख तक कहा गया है ना। तो 15 तारीख को उन्होंने 15 तारीख को उन्होंने कहा था कि हम जाएंगे जी, मुजफ्फराबाद जाएंगे। अभी भी कुछ हलाकतों की इतला आई है जो कि अफसोसनाक है। अब वो कह रहे हैं कि जी 22 तारीख तक हम वेट करते हैं, यानी कि 5-7 दिन, एक हफ़्ता तकरीबन और दे दिया। उन्होंने जो रैली लेके जानी थी वो ख़त्म कर दिया, एहतजाजी धरने जारी हैं। लेकिन यार आप देखें ना फ़खर, ये सारी बातें तो बातचीत के लिए हो रही हैं ना। आपको पता है अंदाज़न ना करते हुए जो फिगर है डेथ का दोनों अतराफ़ का, यानी कि मुजाहिरीन भी और जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो ना करते 40 का फिगर तो क्रॉस कर चुका है अगर दोनों को मिलाएं तो ये बातचीत के ज़रिए हो जाए तो क्या ही बात है। और आई ट्रस्ट कि ये बातचीत के ज़रिए हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ना हो सके, ये कायल किए जा सकते हैं। और लेट्स सी अभी क्या होता है। शाह जी, वैसे आपने इसको थ्रू आउट कवर किया है, और मेरा एक जो है ना, ये जो डेवलपमेंट आप बता रहे हैं, मेरा एक सवाल है एक आम शहरी होने के नाते भी, कि आप प्रोटेस्ट किसके ख़िलाफ़ कर रहे थे? किसके ख़िलाफ़ कर रहे थे? अपने सिस्टम के ख़िलाफ़ कर रहे थे ना। इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ख़िलाफ़ कर रहे थे ना आप। इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ख़िलाफ़ कर रहे थे ना, कि वो जो है वो पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं इन 12 लोगों के साथ मिल के। तो अब ये किसके साथ बात करने के लिए ख़त लिख रहे हैं और वो कर रहे हैं? मैं बताता हूँ फ़खर, बात ये कि ये जो असल एहतजाज था वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं था। नहीं, ये क्या कहते हैं ये कि इन्हीं 12 के ज़रिए ये पूरे सिस्टम को जब हुकूमत गिराना चाहते हैं, जब ये क्या मतलब? मैं अर्ज़ करता हूँ, असल एहतजाज तो देखा जाए तो इन पॉलिटिकल लीडर्स के ख़िलाफ़ था, अपनी जमातों के ख़िलाफ़ था। मतलब तो असल तो वही है ना, प्लेयर अच्छा, तो मेन इस्टेब्लिशमेंट को ये समझते रहे ना। अब वह ये कि पॉलिटिकल एक स्पेस खाली हो गई अपोजिशन की, सारे ही लोग हुकूमत में चले गए थे, अपोजिशन की स्पेस खाली हो गई। अब अपोजिशन की स्पेस इन जमातों में से तो किसी ने नहीं फिल की, इन्हीं लोगों ने फिल कर ली।
और ये अनफॉर्चुनेट है, ये जो बात आप कह रहे हैं वो बात ठीक कर रहे हैं आप, मैं आपकी बात की वो नहीं कर रहा हूँ, ये अनफॉर्चुनेट बात है। और फिर वो बात किसको कहते रहे, यानी कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातें अगर वो बुर्दबारी का मुजाहरा करती, उनकी क़यादत, ये मामला ऊपर जाने ना देते, और इन्होंने भी जो कुछ किया कि जी आपने अगर अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करते या उधर तक ही रहने देते, आप खुद उनसे बात करते नहीं, वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि तो गलत काम किया। आप कह रहे हैं आपने सियासतदानों को, जमहूरी निज़ाम को स्ट्रेंथन करना है, इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है उसको ख़त्म करना है। सियासतदान आपको अश्योरेंस देते रहे, हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडरान आपके पास जाते रहे, और आपने अल्टीमेटली क्या किया है, एक ख़त का जो है वो भी नहीं पता कि जवाब आया है या नहीं आया, उसके ऊपर आप ये इतना वो कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये आप जो एक इनका जो मौक़िफ़ है, ये मेरे समझ में तो नहीं आया कि आप जिसको एक बुनियाद बना रहे थे, जिसको एक वजह बना रहे थे, उसी की एक पता नहीं वो हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर भी मैं आज वो हामिद मीर साहब का वो ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि अकील ने ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब हुआ है नहीं हुआ ये भी हमें श्योरिटी नहीं है, और जस्ट एक अफवाह के ऊपर आप जो है वो कर रहे हैं। अच्छा इतना बड़ा आप मसले का हल बताएं। नहीं, मसले का हल तो बातचीत ही है, बातचीत ही है। लेकिन क्या मेरी बात सुने, आप जमहूरी निज़ाम को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं ना, तो जमहूरी निज़ाम को स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है? गैर जमहूरी ताकतों से बात करके या जमहूरी लोगों से बात करके? नहीं, मुझे ये बताएं कि जब हमारी जो जमहूरी ताकतें हैं, कौन बड़ी बड़ी जमहूरी ताकतें हैं, ठीक है, सबसे पहले जमहूरी ताकतें वहाँ पर आ गई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उनकी अपनी जमात है, फिर आ गई पीपल्स पार्टी, उनकी अपनी जमात है ना आज़ाद कश्मीर की, फिर आ गई मुस्लिम लीग नून आ गई, फिर और जो भी इक्का दुक्का इंडिविजुअल्स हैं जिनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, यही वो तमाम लोग हैं। ये तमाम लोग ही तो मुस्तकिल ये दौर गुजरा है सरकार का हिस्सा थे। मतलब प्रॉब्लम तो ये है ना कि अब वो मैं और आप पता है किस पे बात कर रहे हैं कि अंडा पहले पैदा हुआ या बच्चा, अंडे वाली बात नहीं, अंडा और बच्चे वाली बात आ गई। आपका जो एक आपका से मतलब ये अमन कमेटी जो है, इनका एहतजाज ये महीना धरने पे बैठे रहे, जो भी था उनका एहतजाज इस बात पे था कि सियासतदानों को आज़ाद करें, यानी उनको अपने मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करने दें, यहाँ पे जो अवाम का जो मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए। ठीक है ना, यही मकसद है ना असल तो जो उसका। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने आज़ाद करना है या नहीं करना, या फ़ैसला करना है या नहीं करना, तो किन से बात करें? नहीं, आप सियासतदानों के साथ, या आपके पास सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अप्रोच तो किया है ना, क्या नहीं किया उन्होंने? नहीं, मुझे बताएं, मैं बताता हूँ नहीं किया ना, मुझे बताएं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस सारे एहतजाज में, ये एहतजाज 5 जून को शुरू हुआ ना, 5 जून को एहतजाज शुरू हुआ, 5 जून से लेकर आज तक कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है जो इनके पास गया है? कोई एक। हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव और नुमाइंदगान, क्या इनसे रब्ता नहीं हुआ? मौलाना फजलुर रहमान के ज़रिए क्या इनका रब्ता नहीं हुआ? मैं अर्ज़ करता हूँ फ़खर, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि नहीं रब्ता हुआ। वो तमाम लोगों को तो कह रहे मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता हुआ, उन्होंने खुद कहा कि जी मौलाना फजलुर रहमान रोल प्ले करें, और मौलाना ने, यानी कि हमारे पॉलिटिशियंस में मौलाना फजलुर रहमान जो बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं, उन्होंने इन्हें रिस्पॉन्ड किया, और वो मौलाना की फिर बात हुई, बिलावल से भी बात हुई मौलाना की, फिर बाकी लोगों से, फिर बिलावल ने भी कहा कि जी मैं बात कर रहा हूँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से। तो अब किस से बात करें? अच्छा, और फिर मीनवाइल क्या हुआ, मौलाना का झगड़ा हो गया। मतलब ये कोई एक बात है ना। अच्छा, वैसे ऑन ए सीरियस नोट, जब सूरत हाल हो, नेल्सन मंडेला हमारी एग्जांपल है ना, नेल्सन मंडेला हमारी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला ने लिखी है। उसने क्या लिखा कि जब उसे इतने साल कैद में किया गया तो अल्टीमेटली उसने बात किससे की? उन्हीं से, गोरों से की ना, उन्हीं से की ना जिनके पास पावर थी। तो ये एक रियलिटी है कि पहली बात यह है कि पावर से आप लड़ाई तो नहीं कर सकते। तो ये क्या कर रहे थे? नहीं, तो ये तो बैठे हुए थे ना। नहीं, बंदे तो मरे, आप कह रहे हैं दोनों साइड से मरे हैं। फ़खर, बंदे तो बिल्कुल मरे हैं ना। मामला ये है कि इसके ऊपर एक तनाज़ा है। वो कहते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप बताएं हमने गोली कहाँ पे चलाई है? हम तो इधर बैठे हुए हैं।
और फिर वो कुछ वीडियोस भी आई जो मैंने और आपने देखी, अब मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा तो वो फिर वो बात कहीं और से कहीं और चली जाएगी। इशू ये है कि एक लोग 9 तारीख को एहतजाज का ऐलान करते हैं जिनके साथ आपने मुआहदा किया हुआ है, 5 तारीख को आप उनको दहशतगर्द करार दे देते हैं, तो प्रॉब्लम है ना ये। तो ये मेरे ख्याल में, और मुझे ये यकीन है, मैं वैसे अभी भी ये सोचता हूँ कि बहुत काम ख़राब हुआ है, जो जितना ये लंबा हुआ है बहुत काम ख़राब हुआ है। इससे नफ़रत के बीज बोने की कोशिश की गई, और मैं कहूँगा कि कुछ बीजों ने शायद जड़ भी पकड़ ली है। बेहतर यह है कि वो उन बीजों को निकालें, उन बीजों को दरख्त ना बनने दें, पौधा ना बनने दें, ये उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आएँ। अगर आप कश्मीरी भाइयों को, किसी को भी, कश्मीरी भाइयों की बात अभी चूँकि हो रही है, किसी को भी आप इज़्ज़त नहीं देंगे तो ये हमारे लिए सरदर्दी होगी। ये आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक है। कोई भी आप तनाज़ा देख लें, दुनिया का कोई भी मसला देख लें, जंग देख लें, अल्टीमेटली आप बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए हल करते हैं, तो इसका हल यही है। लेकिन मेरा जो सिर्फ़ एक वो थी कि आप सियासतदानों को जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, आप उनको वो करें, अहमियत दें, उनके ज़रिए बात। पीटीआई ने भी यही वो किया कि वो कहते हैं हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। इससे निज़ाम कमज़ोर होता है। आप अगर निज़ाम की जो है वो उसको बेहतर करना चाहते हैं, उसको जमहूरी निज़ाम को एक स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो और बात भी फिर आप गैर जमहूरी जो क़ुव्वतें हैं उनसे करना चाहते हैं, तो इससे ये मेरा नहीं ख्याल कि एक दुरुस्त अप्रोच है। वही अप्रोच इमरान खान ने अपनाई थी, यही अप्रोच ये भी अपना रहे हैं। बहरहाल इस पे मेरा ख्याल है कि बात जारी रखेंगे, जारी रखेंगे। तो वो मैं तो एक सेंटेंस बोलूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी सियासी जमातें नाकाम हो चुकी हैं। और हमारी ये नाकामी की इसकी वजह यही है ना कि हम जिसके पास भी जो भी कोई मामलात होते हैं उसकी कोशिश यही होती है कि हम उनके साथ यही बात आप एटलीस्ट थोड़ा सा, मतलब उनके पास 10% तो अख्तियारात होते ही हैं ना, और कुछ भी ना हो। इसी तरह ही आप ग्रेजुअली वो करते हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, आप डायरेक्टली जो है वो एक साइड को बिल्कुल इग्नोर करके आप कहते हैं कि मैं उनके साथ बात करूंगा। ये इससे जो है उसमें ना एक बात हुई कि हमने देखा कि 2006 में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, याद है ना आपको, लंदन में हुई थी, जिसमें वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का। तो ये जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन है वो नहीं हुआ, इधर नज़रियात पीछे चले गए, पैसे आ गए। आपको पता है किस तरह प्राइम मिनिस्टर्स तब्दील हुए, पैसों का बेशबहा इस्तेमाल हुआ, बाकी कुव्वतें भी आईं। तो आई ट्रस्ट के लेट्स सी के होता क्या है। जी जो एवोल्यूशन होती है ना जमहूरियत की, ये रातों रात या चंद सालों में नहीं होती। आप दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज देख लें, एक बड़ी स्ट्रगल, एक बड़ी जंग के बाद होती है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद बतौर एक तालिब इल्म के जो मैं देखता हूँ ना, जो एक बेहतरी है, और कुछ आई हो ना आई हो, एटलीस्ट ये था कि एक जमहूरी जो ट्रांजिशन थी एक हुकूमत से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, यही सिलसिला अगर चलता रहता और ये सियासतदान जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगे, जो कि वक्तन फ़वक्तन मुझे लगता है कि हर चीज़ का जो है ना एक टाइम होता है और ये ग्रेजुअली ये भी होता है। लेकिन वही बात है कि लेकिन फ़खर मुझे एक सवाल का जवाब दो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, वो सिलसिला चल पड़ा, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, नून लीग की गवर्नमेंट आई, इमरान खान आ गए। इमरान खान को कौन लेके आया था? नहीं, इस्टेब्लिशमेंट आई ना, तो वो तो ज़ाहिर बात है, इस्टेब्लिशमेंट तो यही हमेशा उसकी कोशिश यही होगी ना कि अख्तियारात उधर रहें। इनकी कोशिश होनी चाहिए कि अख्तियारात जो है वो सिविलियन के पास रहें। मेरा पॉइंट ये है कि ये देखें ना, इस तरह के जो किरदार है ना हमारी तो इमरान खान तो इसका हिस्सा भी नहीं था ना चार्टर। मैं कर रहा हूँ, नहीं, इमरान खान ने साइन किए हुए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर। अच्छा, लंदन में जाके खान साहब ने दस्तखत किए हुए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर। अच्छा, हाँ, यही तो मसला है। उन्होंने दस्तखत किए थे और दस्तखत करके फिर बाद में उन्होंने, जब वो उस वक्त जनरल क्या नहीं थे, आर्मी चीफ एट दैट टाइम, फिर जो कुछ हुआ दैट इज़ रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री। तो यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं है कि जमहूरी कुव्वतों को मजबूत होना चाहिए। जब वो होती भी है ना, तो फिर भी बाद में ऐसे अनासर आ जाते हैं। तो वो तो ज़ाहिर बात है, कोशिश तो हर तरफ से होती है ना। और फिर जिस तरह वो JIT बनी, जिस तरह वो इन्वेस्टिगेशन हुई जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट के खिलाफ, फिर 2018 का इलेक्शन जिस तरीके से हुआ, फिर दैन देयर इज़ नो एंड। शाह जी, ये जो पावर की स्ट्रगल है ना, तो वो दोनों साइड जो हैं वो हाथ पांव तो मारते हैं ना, तो फिर ये आप अगर अपनी शिकस्त तस्लीम करके बैठ जाएं तो ये फिर आप उसमें मैदान में जाएं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने, देखो, इन्होंने ख़त लिखे ना, सियासी जमातों को भी लिखे, फील्ड मार्शल को भी ख़त लिखा,
एक बात तो क्लियर की ना इन्होंने कि ये पुरअमन है, ये पुरअमन बातचीत चाहते हैं। जो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि नहीं ये पाकिस्तान को नहीं मानते, ये नहीं, वो तो साबित किया उन्होंने। तो खैर ये दुआ करें कि इसका एंड ठीक निकले। ये बड़ा काम ख़राब हो गया है। तो आई बिलीव कि जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं इसको देखेंगे। और अभी सूरत हाल ये है कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो जैसे कि ना किराए के लोगों को ले जाकर अपने साथ जलसे कर रहे हैं, किराए के लोगों को। लेकिन अच्छी बात इसमें ये हो रही है कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन हो, पुरअमन इलेक्शन हो और ज़ाहिर है इनसे इंगेजमेंट करें तो इस मसले का हल हो। तो मेरे ख्याल में आज यही है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई मालूमात हो तो talkshop777@gmail.com पे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।